पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ काल्म एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, अंदर से नर्वस है पर बाहर से एकदम बॉस मोड में। अब पूरे प्लेटू पे सबको पता है मेंग हाओ से पंगा लेने का मतलब है अपनी बैंड बजवाना। अब आगे पूरा प्लेटू अब मेंग हाओ के नाम से कांप रहा है। उसकी अटैक ने सबको शॉक कर दिया। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं की। अब लोग उसको प्लेटू का नंबर 1 बंदा मानने लगे हैं। आउटर सेक्ट में भी उसकी इज्जत बढ़ गई है। लोग सोच रहे हैं इतनी हाई कल्टीवेशन बेस के साथ वो चाहता तो सबको लूट सकता था, पर वो फिर भी लोगों से प्यार से डील करता था। अब सब उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। उस दिन प्लेटू पर कोई फाइट नहीं होती। मेंग हाओ के जाते ही लू हॉन्ग की कल्टीवेशन बेस तोड़ने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग बात करते हैं कि लू हॉन्ग ने वांग टेंगाफाई का नाम लिया था, इसलिए खबर और तेज फैलती है। रात तक पूरा आउटर सेक्ट मेंग हाओ के बारे में बात कर रहा होता है। ईस्ट माउंटेन रिलायंस सेक्ट का सबसे ऊंचा पहाड़ इनर सेक्ट का बेस है। यहीं वांग टेंगाफाई रहता है, सबसे बेस्ट इमॉर्टल्स केव, जिसमें स्पिरिट स्प्रिंग भी है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ। वहीं लू हॉन्ग वांग टेंगाफाई के सामने घुटनों टेक के बैठा है। उसका चेहरा सफेद, बॉडी कांप रही है। कल्टीवेशन बेस ऑलरेडी मेंग हाओ ने तोड़ दी है। लू हॉन्ग घबरा के बोलता है, एल्डर ब्रदर वांग, प्लीज जस्टिस दीजिए। मेंग हाओ बहुत चतुर है, वो सेक्ट छोड़ के भाग जाएगा। वांग टेंगाफाई एक परफेक्ट स्माइल के साथ बोलता है, अगर वो भागा तो सेक्ट रूल्स के हिसाब से उसको मार दिया जाएगा। उसकी बातों में एक ऐसी अथॉरिटी है जैसे पूरा सेक्ट उसके कंट्रोल में हो। वांग टेंगाफाई कहता है, उसने बहुत ज्यादा हद पार की है, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैं एल्डर ब्रदर शांगगुआन को बोलूंगा, पर एल्डर सिस्टर शू को नाराज नहीं करना। मेंग हाओ अपनी कल्टीवेशन बेस खुद तोड़ दे, अपने खजाने बांट दे, एक हाथ और एक पैर काट ले, ये उसकी माफी होगी। लू हॉन्ग खुश हो जाता है, अंदर ही अंदर बदला लेने की सोचता है। वांग टेंगाफाई कुल्ली बोलता है, फिर मैं उसको सेक्ट से निकाल दूंगा, उसके बाद वो जंगल में जाकर अपनी किस्मत पे जी ले। लू हॉन्ग को सुकून मिलता है, वो थैंक यू बोलता है, पर अंदर से अब भी नफरत से भरा है। इसी वक्त मेंग हाओ अपने इमॉर्टल्स केव में बैठा है, जेडाइट बॉटल गॉड को हाथ में लेकर। उसकी कल्टीवेशन बेस अभी 4th लेवल पर है। लास्ट बैटल के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। उसको लगता है सब कुछ स्मूथ गया, लेकिन सच ये है कि उसने हर स्टेप पे अपनी एक्ल और फोरसाइट से सरवाइव किया। अगर वो पहले दिन ही गलत मूव करता तो शायद जिंदा भी ना होता। कॉपर मिरर की पावर, एल्डर ब्रदर जाओ का ग्रीड, शॉप का बिजनेस, सब कुछ एक चेन रिएक्शन था। अब वो समझ रहा है सेक्ट में सरवाइव करना कितना टफ है। उसको लगता है वांग टेंगाफाई का प्रेशर एक पहाड़ की तरह उसके ऊपर है। उसको लगता है भागना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि सेक्ट रूल्स के हिसाब से वो ट्रेटर बन जाएगा और फिर उसकी मौत पक्की है। वो सोचता है अगर पहले पता होता कि लू हॉन्ग के पीछे वांग टेंगाफाई है, फिर वो खुद को कन्विंस करता है, मैं वही करता। अगर मैं अटैक नहीं करता तो वो मुझे मार देता। मैं मजबूर था, वो मुझे फोर्स कर रहा था। उसको लगता है एल्डर सिस्टर शू भी अभी सीक्लूडेड मेडिटेशन में है, वरना वो उससे मदद मांगता। जेडाइट बॉटल गॉड पावरफुल है, लेकिन उसको बैग में नहीं रख सकता, सिर्फ बॉडी पे लटका सकता है। स्पिरिट स्टोन्स भी खत्म हो चुके हैं, वरना वो गॉड का डुप्लीकेट बनाता। तभी रात के सन्नाटे में एक ठंडी सिनिस्टर आवाज इमॉर्टल्स केव के अंदर गूंजती है, मैं शांगगुआन सॉन्ग हूं, एल्डर ब्रदर वांग के बिहाफ पे आया हूं। मेंग हाओ बाहर आके मुझे कोवटाव करो। मेंग हाओ अंदर ही अंदर रेडी था कि कोई आएगा। वो कुल्ली बोलता है, रात का टाइम है, अभी बात करना ठीक नहीं, अगर कुछ कहना है तो यहीं कह दो। बाहर से आवाज आती है, अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं वांग टेंगाफाई का मैसेज सुना देता हूं। मेंग हाओ, तुमने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया, सेक्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट की, दूसरों पे जुल्म किया, लेकिन तुम जवान हो, इसलिए मौत का पनिशमेंट नहीं। अपने खजाने दे दो, कल्टीवेशन बेस तोड़ दो, सेक्ट छोड़ दो। अब तुम रिलायंस सेक्ट के डिसाइपल नहीं हो। मेंग हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो बोलता है, यह सेक्ट रूल्स के खिलाफ है। बाहर से जवाब आता है, एल्डर ब्रदर वांग के वर्ड्स ही सेक्ट रूल्स हैं। कल पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे है, तुम्हें लू हॉन्ग को कोवटाव करके माफी मांगनी है, फिर पनिशमेंट का इंतजार करना है। फिर वो बंदा चला जाता है। मेंग हाओ रात भर सोचता है, आंखें लाल हो जाती हैं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसको लगता है अगर वो भागा तो भी मारा जाएगा, अगर रुका तो भी। वो डिसाइड करता है एक मर्द सिर्फ जिल्लत नहीं झेलता, कुछ करता भी है। वो अपने कपड़े ठीक करता है, इमॉर्टल्स केव के बाहर आता है, पर फिर सोचता है ये सही नहीं, और वापस अंदर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह वो आंखें खोलता है, कुछ भी कल्टीवेट नहीं किया, पूरा टाइम बस सोचता रहा। उसको लगता है उसके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन है, पर वो भी सुसाइड जैसा है। बेल्स बजती हैं, पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे आ गया है। वो डिसाइड करता है अब और नहीं झेल सकता, अब कुछ करना ही पड़ेगा। वो इमॉर्टल्स केव से निकलता है। जंगल से एक बंदा शांगगुआन सॉन्ग
उसको कोल्डली देख रहा होता है। वो मेंग हाओ को ताना मार के बोलता है, अच्छा हुआ तू भागा नहीं, वरना तू सच में इडियट होता। मेंग हाओ सीधा आउटर सेक्ट की तरफ चला जाता है। शांग गुआन सॉन्ग उसका पीछा करता है। बाकी डिसाइपल्स देखते हैं, सबको लगता है ये एक्सपेक्टेड था, कोई भी उसके लिए दुखी नहीं है। आउटर सेक्ट के स्क्वायर पर ड्रैगन कार्व्ड पिलर्स चमक रहे हैं। डिसाइपल्स हर तरफ हैं। दूर से मेंग हाओ वांग टेंगफाई को देखता है। व्हाइट रोब, लॉन्ग हेयर, एकदम परफेक्ट। सब डिसाइपल्स उसको देख के दीवाने हैं। लड़कियां तो उसकी एक झलक पे फिदा हैं। एल्डर्स भी उसको पसंद करते हैं। पिल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। वांग टेंगफाई एक बार भी मेंग हाओ की तरफ नहीं देखता। जब सब खत्म हो जाता है, वांग टेंगफाई की जेंटल आवाज गूंजती है, यहां मेरे पास आओ। एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, सब डिसाइपल्स की नजर मेंग हाओ पर पड़ती है। मेंग हाओ वहीं स्क्वायर में एक जगह खड़ा है, वांग टेंगफाई की तरफ देखता हुआ। उसको महसूस होता है कि पूरे सेक्ट के डिसाइपल्स की नजर उस पर है। उसके आसपास खड़े कल्टीवेटर्स धीरे धीरे हट जाते हैं। एक खाली सर्कल बन जाता है, जैसे सब उससे अलग हो गए हों। उसके दिल में एक अजीब सी अकेलापन की फीलिंग आ जाती है, जैसे पूरी दुनिया उसे छोड़ रही हो। सिर्फ वांग टेंगफाई का एक शब्द उसको एग्जिस्टेंस के एज पर धकेल देता है। कोई कुछ नहीं बोलता। सब लोग सिर्फ मेंग हाओ को घूर रहे हैं। वांग टेंगफाई इतना मशहूर है कि उसकी एक आवाज सबके दिल में गूंज रही है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऊपर प्लेटफॉर्म पर सेक्ट एल्डर्स भी बस चुपचाप देख रहे हैं। मेंग हाओ जोर लगा के बोलता है, सेक्ट रूल्स कहते हैं कि जो चीज तुम लेते हो वो तुम्हारी होती है। उसको पता है उसकी आवाज वांग टेंगफाई के सामने कितनी कमजोर है, पर वो फिर भी बोलता है। उसको पता है अगर वो जेडाइट गोल्ड बॉटल निकाल के वांग टेंगफाई को दे दे, थोड़ा रो ले, माफी मांग ले, तो शायद वांग टेंगफाई उसे माफ कर दे। शायद उसकी कल्टीवेशन बेस बच जाए। हो सकता है अगर वो जमीन पर गिर के सबके सामने अपनी बेइज्जती मान ले तो वो बच जाए। लेकिन मेंग हाओ ऐसा कभी नहीं करेगा। चाहे लोग उसको पागल या बेवकूफ बोलें, पर वो कभी भी जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ने देगा। ये उसकी स्पिरिट है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ चीजें जिंदगी या मौत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो है अपनी डिग्निटी। इसीलिए उसने पहला कदम लिया। एक एक शब्द सोच समझ के बोला। चाहे सामने पहाड़ जैसा वांग टेंगफाई हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, चाहे वो अकेला हो, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने सिर उठा के बात की, यही है असली मेंग हाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। डेथ, उसको क्या फर्क पड़ता है? चाहे उसकी कल्टीवेशन तोड़ दी जाए, चाहे उसको जलील किया जाए, उसकी स्पिरिट कभी नहीं टूटी। उसकी आवाज एकदम क्लियर थी, लेकिन उसमें अकेलापन भी था। सिर्फ मेंग हाओ ही अपनी तकलीफ समझ सकता था। उसके हाथ बंधे हुए अंदर से पेन हो रहा था, पर वो खड़ा रहा, कभी नहीं झुका। वांग टेंगफाई एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, वो ट्रेजर मेरा है, जो मैं दूं वही किसी का होता है। मैंने तुझे नहीं दिया तो तेरा हक नहीं बनता। उसकी स्माइल फ्रेंडली लग रही है, लेकिन उसमें धमकी छुपी है। वो आगे बढ़ता है, एक उंगली से मेंग हाओ की तरफ इशारा करता है। स्क्वायर में हवा तेज हो जाती है। डिसाइपल्स के कपड़े उड़ने लगते हैं। मेंग हाओ हिल भी नहीं सकता, जैसे हवा में बंध गया हो। तभी उसके कपड़ों के अंदर से पिंक जेड पेंडेंट निकलता है, एक शील्ड बन जाता है। वांग टेंगफाई फिर से मुस्कुराता है, एक और कदम आगे बढ़ता है, दूसरी बार उंगली हिलाता है, शील्ड हिलता है, 3 बार फ्लिकर करता है, फिर एक जोर की आवाज के साथ टूट जाता है। पेंडेंट भी टूट जाता है। मेंग हाओ के मुंह से खून निकलता है, पर वो अब भी खड़ा है, कभी नहीं झुका। वांग टेंगफाई तीसरा कदम आगे बढ़ता है, उंगली से इनविजिबल फोर्स से मेंग हाओ के कपड़े फाड़ देता है। जेडाइट गोल्ड बॉटल उसके गले से निकल के वांग टेंगफाई के हाथ में आ जाती है। मेंग हाओ फिर खून थूकता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर वो अब भी खड़ा है, हाथ बंधे, खून टपक रहा है। वांग टेंगफाई बोलता है, अपनी कल्टीवेशन बेस तोड़ दो, एक हाथ एक पैर काट लो, सेक्ट छोड़ दो। उसकी आवाज अब भी प्यारी है, पर उसमें मौत छुपी है। वो चौथी बार उंगली उठाता है मेंग हाओ के चेस्ट की तरफ। मेंग हाओ बस आंखें ताने उसको देखता है। पूरे टाइम उसने सिर्फ एक ही बार बोला, न चिल्लाया न रोया, बस चुप रहा। उसकी आंखों में खून की लकीरें आ गई हैं। हाथ इतने टाइट बंधे कि उंगलियों के नाखून अंदर घुस गए। खून टपक रहा है। सब लोग चुप हैं। उनकी आंखों में बस मजाक है, जैसे मेंग हाओ अब दुनिया से अलग हो चुका हो, पर वो अब भी नहीं झुका। फिजिकल पेन क्या चीज है? तभी एक दूर की माउंटेन से आवाज आती है। एक जेंटल पावर मेंग हाओ के पास आके वांग टेंगफाई की क्रिपलिंग फिंगर को रोक लेती है। एक बड़ा सा आदमी ग्रे रोब में ग्रैंड एल्डर उयंग आ जाता है। वो बोलता है, ट्रेजर तुमने वापस ले लिया, अब यहीं खत्म करो। वांग टेंगफाई स्माइल करता है, ग्रैंड एल्डर उयंग की वजह से मैं मान जाता हूं। वो मेंग हाओ को इग्नोर करता है, क्राउड में वापस चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग वांग टेंगफाई को देखते हैं, कोई मेंग हाओ की तरफ देखता भी नहीं। वो अब एक बेकार, खून से भरा, टूटा हुआ इंसान लग रहा है।
मेंगहाओ को महसूस होता है कि वांग टेंगफाई उसको इग्नोर करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब वांग टेंगफाई चला जाता है, मेंगहाओ को थोड़ा सुकून मिलता है, पर उसका बॉडी पेन से टूट रहा है। वो ग्रैंड एल्डर को सल्यूट करता है, फिर बिना कुछ बोले खून थूकता है और धीरे धीरे वापस इमॉर्टल्स केव की तरफ चला जाता है। इमॉर्टल्स केव के अंदर जाते ही वो बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद होश आता है, पूरा बॉडी पेन में है। हाथ जमीन पे लगाता है तो लगता है जैसे स्किन उतर गई हो। धीरे धीरे बैठता है, देखता है उसके हाथ में 10 नाखून अंदर घुसे हुए हैं। वो उनको एक एक करके निकालता है, खून बह रहा है, पर उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो नाखूनों को स्टोन बेड के पास रख देता है ताकि रोज देखे और अपनी बेइज्जती याद रखे। वो खुद से कहता है, मैं अब सिर्फ खुद पर भरोसा करूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेंगहाओ अपने इमॉर्टल्स केव से एक कदम भी बाहर नहीं निकलता। उसके दिमाग में अब भी वांग टेंगफाई का वो दिन घूम रहा है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी। वो क्रॉस लेग्ड बैठा है, उन्हीं खून से भरे नाखूनों को घूरता है। उसका पहले नम्ब एक्सप्रेशन अब गुस्से और फिर ठंडे दुख में बदल जाता है। एक रात इमॉर्टल्स केव का दरवाजा खुलता है। मूनलाइट अंदर आ जाती है। एल्डर सिस्टर शू खड़ी है। मूनलाइट में उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा है। दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर वो कहती है, मैं कल ही अपनी सेक्लूडेड मेडिटेशन से बाहर आई हूं। मेंगहाओ खड़ा होता है, हाथ जोड़ के सल्यूट करता है। एल्डर सिस्टर शू कहती है, वांग टेंगफाई का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। वो स्टेट ऑफ जाओ का नहीं है और अभी 6th लेवल ऑफ क्यूई कंडेंसेशन पर है। सेक्ट एल्डर्स ने उसको इनर सेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। मेंगहाओ एक हल्का सा स्माइल देता है। जूनियर ब्रदर समझ गया। बाहर से वो नॉर्मल लगता है और उसकी आंखों के अंदर एक ठंडी चमक है जो पहली बार उसकी जिंदगी में आई है। एल्डर सिस्टर शू एक पर्पल जेड स्लिप निकाल के देते हुए बोलती है, अगर वो तुम्हें फिर परेशान करे तो इस स्लिप को तोड़ देना। मैं चाहे मेडिटेशन में भी हूं, महसूस कर लूंगी। फिर वो बताती है, जिन 4 लोगों को मैं माउंटेन पर लाई थी, तुम पहले हो जो आउटर सेक्ट में प्रमोट हुए हो। तुम्हारा एक दोस्त जो नॉर्थ सर्वेंट्स क्वार्टर में था, वो भी कल प्रमोट हो रहा है। कल सुबह वो आउटर सेक्ट में रजिस्टर करेगा। फिर वो चली जाती है। मेंगहाओ पूछता है, एल्डर सिस्टर, एक सवाल है। मैं अभी 4th लेवल पे हूं। मेरे जैसे टैलेंट वाले को 7th लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? एल्डर सिस्टर शू बोलती है, 1 साल से कम में 4th लेवल तक पहुंचना मतलब तुम्हें काफी गुड फॉर्चून मिला है। अगर वो ना होता तो 10 साल लग जाते। 4th, 6th और 8th लेवल सब बॉटलनेक्स हैं, स्पेशली 6th। बिना किस्मत के 7th लेवल मुश्किल है। मेंगहाओ पूछता है, सबके लिए ऐसा ही है? वो कहती है, सबके लिए। फिर वो चली जाती है। 1 घंटे बाद मेंगहाओ पहली बार केव से बाहर निकलता है। मौसम बदल रहा है, ऑटम आने वाला है, पत्ते रंग बदल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। वो नॉर्थ माउंटेन की तरफ चला जाता है, फैटी से मिलने, अपने इकलौते दोस्त से। नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर रात में शांत है। सिर्फ जोर जोर की स्नोरिंग की आवाज आ रही है, फैटी की खास स्नोर। हॉर्स फेस्ड यंग मैन जो वहां का इंचार्ज है, मेंगहाओ को देख के सरप्राइज होता है, फिर सल्यूट करता है। ग्रीटिंग्स एल्डर ब्रदर मैंग। अब मेंगहाओ की रेप्यूटेशन सब जगह है। मेंगहाओ बोलता है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मैं बस एक दोस्त से मिलने आया हूं। हॉर्स फेस फिर ध्यान में बैठ जाता है। मेंगहाओ ईस्ट 7th हाउस में जाता है। फैटी की स्नोरिंग सुन के उसका मूड हल्का हो जाता है। रूम में फैटी की बेड एकदम ठीक है, लेकिन दूसरे बेड पर ग्रैंडपा टाइगर सोया है। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो रहा है। बेड पर बाइट मार्क्स, टेबल गायब, दीवारों पर भी दांत के निशान। फैटी की बेड एकदम सेफ। फैटी की स्नोरिंग से ग्रैंडपा टाइगर का नाइटमेयर और तेज हो जाता है। फैटी उठता है, मेंगहाओ को देख के एक्साइटेड हो जाता है। वाइल्ड चिकन लाया है क्या? मेंगहाओ हंस पड़ता है। फैटी पहले से भी ज्यादा मोटा लग रहा है, दांत भी लंबे हो गए हैं। मेंगहाओ बोलता है, सुना तुम 1st लेवल पे पहुंच गए, सोचा मिल लूं, जल्दी में चिकन लाना भूल गया। वो फैटी के बेड पर बैठ जाता है। फैटी अपनी टीथ दिखाता है, प्राउड फील करता है। दोनों बातें करते हैं। फैटी ज्यादा बोलता है, मेंगहाओ बस सुनता है। रात ढल जाती है, सूरज निकलने लगता है और मेंगहाओ के दिल के घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। सुबह फैटी के साथ मेंगहाओ वापस निकलता है। ग्रैंडपा टाइगर उनको देख के रो पड़ता है। फैटी वापस जाकर उसको हक करता है, कुछ बोलता है। ग्रैंडपा टाइगर का चेहरा और भी सफेद हो जाता है। मेंगहाओ पूछता है, क्या बोला? फैटी कहता है, बेचारा दोस्ती हो गई थी, बोला मैं मिलने आता रहूंगा। वो टफ दिखता है पर अंदर से डरपोक है। दोनों आउटर सेक्ट की तरफ जाते हैं। लोग मेंगहाओ को अजीब नजर से देखते हैं। फैटी एक्साइटेड है, तू तो आउटर सेक्ट में धमाका कर चुका है, सब तुझे देख रहे हैं। उसको लगता है अब कोई उससे पंगा नहीं लेगा। जब ट्रेजर पवेलियन के पास पहुंचते हैं, फैटी अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद एक शॉर्ट स्वॉर्ड लेके आता है। उस पे फिश लाइक स्केल्स हैं, शार्प नहीं है, रफ है।
फैटी उससे अपने दांत घिसना शुरू कर देता है। मेंग हाओ को हंसना या रोना समझ नहीं आता। फैटी बोलता है, मेरे दांत लंबे होते जा रहे हैं, हर चीज टूट जाती है, अब ये स्वॉर्ड फॉर एवर चलेगी। मेंग हाओ उसको आउटर सेक्ट दिखाता है, अपने इमॉर्टल्स केव में रखने को बोलता है, पर फैटी मना कर देता है। अब वो अपना खुद का रूम चाहता है। रात को मेंग हाओ वापस इमॉर्टल्स केव में चला जाता है, क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। मेंग हाओ फिर लो लेवल पब्लिक जोन में अपना स्टॉल खोल लेता है। अब कोई उससे पंगा नहीं लेता, बिजनेस फिर से चल पड़ता है। अब वो मैजिक आइटम्स भी बेचता है, बिजनेस और तेज हो जाता है। फैटी भी उसके साथ है, फ्लाइंग स्वॉर्ड से दांत घिसने के साथ साथ बिजनेस में भी एक्सपर्ट हो गया है। दोनों मिलके काफी प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक दिन सर्दी के मौसम में स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। मेंग हाओ प्लेटू के एज पर ध्यान लगा के बैठा है। तभी फैटी चिल्लाता है और किसी को घसीट के लाता है, मेंग हाओ देख कौन आया है। फैटी ने जोर से खुश होकर एक पतला और कमजोर सा लड़का मेंग हाओ के पास लाकर खड़ा कर दिया। मेंग हाओ ने पहचान लिया, ये वही लड़का था जो उन 4 लोगों में से एक था जिन्हें रिलायंस सेक्ट लाया गया था और जिसे वांग यूसाई के साथ किसी दूसरे माउंटेन के सर्वेंट्स क्वार्टर में भेज दिया गया था। तब वो लड़का स्ट्रांग और फ्रेंडली लगता था, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी और वो काफी उदास और थका हुआ लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन भी थी जो बताती थी कि उसने कुछ ऐसी चीजें झेली हैं जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी थीं। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर होते हुए भी पब्लिक जोन में आ गया था। यह हिम्मत की बात थी। ग्रीटिंग्स एल्डर ब्रदर मेंग, उस लड़के ने रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट किया। थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट थी, फिर वो चुप हो गया। मेंग हाओ ने पूछा, अभी सेक्ट ज्वाइन किया है? लड़का बोला, 1 महीना हो गया। वांग यूसाई का क्या हुआ? लड़का थोड़ा उदास हो गया, वो मर गया। उसकी आंखों में दुख था। फैटी भी शॉक में, वांग यूसाई मर गया? मेंग हाओ चुप रहा। लड़का बताता है, सर्वेंट्स क्वार्टर में हम लोग पानी लाते थे। भाई यूसाई मुझे छोटा समझ के हमेशा हेल्प करता था। एक दिन माउंटेन रोड पर तेज हवा आई और वो क्लिफ से गिर गया। मैं 2 महीने तक उसकी बॉडी ढूंढता रहा, लेकिन सिर्फ कुछ हड्डियां मिली। शायद जंगली जानवर उसको खा गए। फैटी का चेहरा भी उदास हो गया। मेंग हाओ भी अंदर से थोड़ा टूट गया। 4 लोग एक साथ आए थे, 1 साल भी नहीं हुआ और एक मर गया। मेंग हाओ को याद आता है कि अंकल वांग जो कारपेंटर था, उसका सिर्फ एक ही बेटा था। फैटी ने उस लड़के का कंधा थपथपाया, लिटिल टाइगर, अब तू हमारे साथ ही रह। मेंग हाओ के होते कोई तुझे तंग नहीं करेगा। लेकिन लड़का मना कर देता है, नहीं, मैं ठीक हूं। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। मेंग हाओ समझ गया कि शायद उसने कोई सीक्रेट या लकी चांस पाया है, इसलिए वो किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहता। लड़का सल्यूट करके चला जाता है। फैटी थोड़ा नाराज होकर बोलता है, ये क्या बात हुई? हम दोस्ती से बोल रहे हैं, फिर भी मना कर दिया। मेंग हाओ शांत सा बोलता है, सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। शायद उसने कोई लकी ब्रेक पाई है जो वो शेयर नहीं करना चाहता, वरना फर्स्ट लेवल पे यहां आता ही क्यों? फैटी अब भी सोच में है। चाहे जो भी हो, अगर हम चाहें तो उसका सीक्रेट पता कर सकते हैं। वो हम दोनों को छोटा समझ रहा है। फैटी का दिल साफ है, वो दोस्ती में भी सीधा है। विंटर रिलायंस सेक्ट में जल्दी खत्म हो जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, फूल खिलने लगते हैं। मेंग हाओ को सेक्ट ज्वाइन किए 1 साल हो चुका है। फैटी की मदद से उसने काफी स्पिरिट स्टोन्स, पिल्स और मैजिकल आइटम्स जमा कर लिए हैं। वो अक्सर वाइल्ड माउंटेन्स में डिमोनिक बीस्ट्स हंट करने जाता है, लेकिन ब्लैक माउंटेन के पास जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां से आने वाली रोर्स दिन ब दिन तेज हो रही हैं। उसके पास एक 3rd लेवल डिमोनिक कोर था जो उसने कॉपर मिरर से डुप्लीकेट किया, इसलिए उसकी कल्टीवेशन बेस 4th लेवल के बीच तक पहुंच गई। लेकिन अब ग्रोथ रुक गई है। जितने भी पिल्स खाए, अब बस स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी प्योर हो रही है, लेकिन 5th लेवल का बॉटलनेक नहीं टूट रहा। फैटी भी मेंग हाओ की मदद से 2nd लेवल पर पहुंच गया है और अब खुद को बहुत बड़ी चीज समझता है। अप्रैल आता है और सेक्ट की ईयरली ट्रेडिशन के हिसाब से 5th लेवल से ऊपर के सारे डिसाइपल्स, एल्डर सिस्टर शू और एल्डर ब्रदर चेन, सबको नई टैलेंट वाली यूथ लाने के लिए बाहर भेजा जाता है। वो लोग 2-3 टैलेंटेड लड़के लाते हैं जो सर्वेंट्स बन जाते हैं। यही रूल है ताकि सेक्ट में नए लोग आते दौरान एक ग्रैंड एल्डर की मेडिटेशन में डेथ हो जाती है। वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया था, इसलिए 150 साल जिया। अब सेक्ट और कमजोर हो गया है और दूसरे सेक्ट्स के कल्टीवेटर्स बॉर्डर पे दिखने लगे हैं। सब लोग टेंशन में हैं। रूमर्स हैं कि स्टेट ऑफ जाओ की कल्टीवेशन वर्ल्ड में हलचल पेट्रियार्क रिलायंस की वजह से है, जो 400 साल से मिसिंग है। मेंग हाओ का बॉटलनेक अब भी टूट नहीं रहा। वो सोचता है, एल्डर सिस्टर शू ने बोला था कि 4th से 5th लेवल का बॉटलनेक टफ होता है, पर मेरा इतना जल्दी क्यों आ गया? शायद मैंने ज्यादा डिमोनिक कोर्स खा लिए। उसके पास स्पिरिट स्टोन्स तो हैं, लेकिन सही मेडिसिनल पिल्स नहीं हैं। उसको यकीन है कि सही पिल मिल जाए तो वो 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। इस बीच फैटी का मूड बेस्ट है।
वो प्लेटो पर स्टॉल चलाने में और भी एंथुसियास्टिक हो गया है। 3 दिन बाद पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे आता है। मेंग हाओ और फैटी स्क्वायर पर जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर गोल्डन रोब में एक बूढ़ा खड़ा है। उसके पीछे एल्डर सिस्टर शू और एल्डर ब्रदर चेन हैं। मेंग हाओ का दिल तेज धड़क रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। अगर हाई लेवल मेडिसिनल पिल मिल गया तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। सब डिसाइपल्स एक्साइटेड हैं। ये ड्राई स्पिरिट पिल है, सिर्फ 1 साल में 1 मिलती है, इससे तो पक्का ब्रेक थ्रू हो जाएगा। गोल्डन रोब्ड शंगवनशु पिल को ऊपर उठाता है। सबकी नजर उस पर है। शंगवनशु क्राउड को देखता है, फिर उसकी नजर फैटी पर टिक जाती है, जो अपनी टीथ फ्लाइंग सोर्ड से घिस रहा है। शंगवनशु हंस पड़ता है। छोड़ो, मैं ये पिल तुम्हें देता हूं। वो पिल फैटी की तरफ भेज देता है। फैटी शॉक में पिल पकड़ लेता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो ऑलमोस्ट रोने लगता है। अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जैसे ही फैटी के हाथ में ड्राई स्पिरिट पिल आई, पूरा स्क्वायर उसको घूरने लगा। फैटी एकदम घबरा गया। उसको लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसकी पीठ पर चल रही हो। वो बेचारा सा मुंह बना के मेंग हाओ की तरफ देखता है। मेंग हाओ, बचा ले। उसका मन तो पिल फेंकने का था, पर पता नहीं क्यों वो पिल उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। लोग घेरने लगे तो उसके दांत तक कांपने लगे। लाइट्स फेड होते ही फैटी और भी जोर से कांपने लगा। लाइट्स गायब हुई। रेस्ट्रिक्टिव स्पेल रिलीज हो गया। फैटी कुछ बोल पाता उससे पहले मेंग हाओ ने अपनी 4th लेवल कल्टीवेशन बेस का एक जोर का फ्लेयर निकाला। फैटी को पकड़ के तुरंत भागा। पिल मुझे दे दे, मेंग हाओ ने लो वॉइस में बोला। तू इमॉर्टल्स केव में जाकर छुप जा। उसने फैटी को केव का जेट स्लिप दे दिया। फैटी ने ड्राई स्पिरिट पिल उसको ऐसे फेंकी जैसे कोई गर्म आलू हो। मेंग हाओ ने फैटी को खींच के भगा दिया। पीछे से 10-12 लोग चिल्लाते हुए पीछा करने लगे। साला मेंग हाओ, तू बच नहीं सकता। ड्राई स्पिरिट पिल दे दे, वरना तुझे मार डालेंगे। मेंग हाओ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। आउटर सेक्ट के एज से निकलते ही उसने फैटी को अलग डायरेक्शन में धकेल दिया। फैटी तुरंत एक्टिंग शुरू करता है। पिल चोर चिल्लाता है। जेट स्लिप को कस के पकड़ के इमॉर्टल्स केव की तरफ भाग जाता है। पीछा करने वाले सब इग्नोर करके सीधा मेंग हाओ के पीछे लग गए। चाहे तू कहीं भी भाग ले, 24 घंटे नहीं बचेगा। क्या तू 4th लेवल का होकर भी पिल नहीं देगा? पीछा करने वाले ज्यादातर 4th लेवल के हैं, सिर्फ 2 5th लेवल के, बाकी 3rd लेवल के हैं जो मौका देख रहे हैं। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की बारिश पीछे से हो रही है, लेकिन मेंग हाउ डिटरमिन्ड है, पिल नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है बस 24 घंटे निकल जाए, पिल मेरी हो जाएगी, तब मैं 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही है। वो और तेज भागता है। वाइल्ड माउंटेन्स का एक्सपीरियंस उसके काम आ रहा है। वो हर शॉर्टकट जानता है। पीछे सोडोरस देखकर मेंग हाओ ने एक मेडिसिनल पिल निकली। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाल के पीछे फायर किए। ट्रीज टूट के उड़ गए। कुछ टुकड़े उसको लगे, पर वो उन्हीं का मोमेंटम लेकर और तेज आगे निकल गया। तभी पीछे से 4 फ्लेम सर्पेंट्स और 3 वाटर ग्लोब्स आए। 2 फ्लेम सर्पेंट्स तो 18 मीटर लंबी थीं। 5th लेवल डिसाइपल्स की पावर थी। वो हवा में उड़ते आ जाए, बिल्कुल वाइल्ड बीस्ट की तरह। उनका टारगेट सिर्फ मेंग हाओ था, बाकी सब उनके लिए कुछ भी नहीं। मेंग हाओ ने तुरंत अपने बैग से 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाले, उनको अपने पैर के नीचे रखा और एक छोटा सा स्वॉर्ड राइड मूव किया। 30 मीटर आगे निकल गया, फिर गिर गया, पर फ्लेम सर्पेंट से बच गया। पीछे से हाउल्स गूंज रही थीं। यह टेक्निक मेंग हाओ ने खुद बनाई थी। थोड़ी देर के लिए काम करती है, लेकिन 5th लेवल होता तो विंड वॉकिंग टेक्निक मिल जाती, फिर तो वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर ही उड़ता रहता। अभी बस बच रहा है। उसका प्लान सिंपल था, वाइल्ड माउंटेन्स के अंदर ब्लैक माउंटेन की तरफ भागना। कॉपर मिरर के साथ उसको लगता था कि वो वहां सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर परस्यूअर्स भी आ गए तो उनका भी काम तमाम हो सकता है। मुझे मारना पड़ गया तो भी कोई बात नहीं, अब मैं रिलायंस सेक्ट का कमजोर स्कॉलर नहीं हूं। अब मुझे सिर्फ खुद पे भरोसा है। यहां सिर्फ जंगल का कानून चलता है, या तो तू खुद स्ट्रांग बन या खत्म हो जा। पीछे 5th लेवल के दोनों कल्टीवेटर्स ऑलमोस्ट उसके पास आ गए, आंखों में खून की प्यास। उन्होंने एक साथ फ्लेम सर्पेंट्स छोड़े, एक हवा में, एक जमीन पे, पिंसर अटैक। लेकिन मेंग हाओ ने एक कोल्ड स्नॉट दिया, बैग से 6 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाले, उनको एक साथ डिटोनेट कर दिया। बूम! एक जोर का धमाका हुआ। मेंग हाओ ने खून थूका, लेकिन वो आगे निकल गया। पीछे फ्लेम सर्पेंट्स भी टूट गए। 5th लेवल कल्टीवेटर्स को पीछे हटना पड़ा। साला कितना रूथलेस है, एक साथ 6 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स उड़ा दी। अब समझ आया शॉप खोलने का फायदा। कितनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हैं इसके पास। दोनों फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। अब 4 घंटे हो चुके हैं। मेंग हाओ हर थोड़ी देर में फ्लाइंग स्वॉर्ड्स डिटोनेट करता है, मेडिसिनल पिल्स निकलता है, एनर्जी खत्म होने नहीं देता। पीछा करने वाले भी थक गए हैं, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते। यह शॉप चलाना इतना प्रॉफिटेबल है क्या?
5th लेवल के होते हुए भी हम थक गए, पर यह बंदा रुक नहीं रहा। 6ठा घंटा आता है, ब्लैक माउंटेन सामने आ जाता है, एकदम सिनिस्टर, ठंडी हवा, सबको डरा देने वाली। मेंग हाओ बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता है। पीछे दोनों 5th लेवल कल्टीवेटर्स भी घुस जाते हैं और भी डिसाइपल्स जो पीछे आ रहे थे ब्लैक माउंटेन देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन अंदर चले जाते हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।